भारत हमेशा से एक विश्व गुरु रहा है और आज के इस समय के अंदर अपनी उस विश्व गुरु की पहचान को और सुनिश्चित करने के लिए भारत और भारतीय सरकार समय समय पर अलग अलग तरीके के कदम उठाती रहती है। हम लोग जब भी अपने सिलेबस के अंदर अपने एकेडमिक्स के अंदर किसी भी सिद्धांत का किसी भी कॉन्सेप्ट का जब ओरिजिन पढ़ते हैं उसका उद्भव पढ़ते हैं, आमतौर पर ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं उसका उद्भव यूरोपियन कंट्रीज से पश्चिमी देशों से हुआ है। कहीं न कहीं ग्रीक सिटी स्टेट्स में प्लेटो, एरिस्टोटल की कहानियों में हमें उनका उद्भव पढ़ाया जाता है कि वहाँ से रहा है। परंतु भारत, भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास इतना संपन्न और इतना ज़्यादा रिच रहा है कि जिसका मुझे लगता है कि कोई भी और दूसरा देश उसको लेकर के कॉम्पिटिशन या प्रतिस्पर्धा भारत से नहीं कर सकता है। चाहे फिर वो मैथमेटिक्स की बात हो, चाहे साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की बात हो, चाहे फिर इंग्लिश संस्कृत लिटरेचर की बात हो, चाहे किसी राजनीतिक कॉन्सेप्ट की या राजनीतिक प्रैक्टिस की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, तो भारत की संस्कृति और भारत का जो आप कह सकते हो कि एक ज्ञान परंपरा है, वो हमेशा से इतनी ज़्यादा संपन्न रही है कि उसने ना सिर्फ भारत को बल्कि विश्व के दूसरे देशों को भी इस ज्ञान से कहीं न कहीं प्रकाशित किया है और इस ज्ञान से कहीं न कहीं पूरे विश्व का फ़ायदा किया है। तो उसको लेकर के हमेशा से भारतीय सरकार अब कुछ हम अपनी उस पहचान को सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग कदम जो है वो उठाते रहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही कदम के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा उठाया गया है। सो नमस्कार, मेरा नाम है किरण और मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन विषय पढ़ाती हूँ। तो आपका स्वागत है आज के इस सेशन में, आज इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जहाँ पे मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट कदम के बारे में बताने वाली हूँ, जो ना सिर्फ़ भारतीय ज्ञान परंपरा में, इंडियन नॉलेज सिस्टम में कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट करेगा, भारत की संस्कृति को खोजने में और उसको कहीं न कहीं और संपन्न बनाने में मदद करेगा, बल्कि उसके साथ ही आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प भी देगा, कहीं न कहीं वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो अभी आप लोगों को पता होगा कि एनईपी 2020 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स लाए गए थे। इवन अभी हाल ही में ग्रेजुएशन लेवल का पाठ्यक्रम जो है वो दोबारा से उसको रिफ्रेम किया गया है और उसके अंदर बहुत सारे, इवन चाहे आप मैथ्स की बात कर लो, पॉलिटिकल साइंस की बात कर लो, ज्योग्राफी की बात कर लो, हमने उस तरीके के कुछ टॉपिक्स उसके अंदर डाले हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे और कहीं न कहीं उनका इतिहास भारत की परंपराओं से, भारत की जड़ों से रिलेटेड है ना? तो जिसमें हम अगर मान लो राजनीतिक विज्ञान की, पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो शुक्र का, बुध का, कहीं न कहीं इन इन सभी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? क्या इनके ज्ञान ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया है, समर्थन दिया है विश्व के ज्ञान के अंदर और भारतीय परंपराओं के अंदर? तो इंडियन नॉलेज सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया एनईपी 2020 के अंदर और उसको लेकर के अभी हाल-फिलहाल ही इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर एक रिसर्च प्रपोज़ल इंट्रोड्यूस किया गया है या उसको रिलीज़ किया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है। बेसिकली ये है क्या? भारतीय ज्ञान परंपरा या ऐसी जो भी आपके अलग-अलग विषयों के अंदर अलग-अलग तरीके का नॉलेज भरा हुआ है भारत की संस्कृति में, तो आपको उसके ऊपर रिसर्च करना है, उसके ऊपर शोध करना है। कहीं न कहीं इससे आप भारत को तो मदद कर ही रहे हो, बट आपको भी फ हेल्प मिल रहा है। आपको ये जो प्रोजेक्ट है, ये 2 साल तक चलेगा तकरीबन, इसकी जो समय सीमा है, वो 2 साल रहेगी, 1.5 से 2 साल के बीच में आपको ये प्रपोज़ल का जो फाइनल फाइंडिंग्स हैं, वो सबमिट करनी है और उसके लिए आपको 25 लाख तक की वित्तीय सहायता उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए दी जाएगी। ठीक है? तो ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, किन विषयों के ऊपर हम किस तरीके से प्रपोज़ल इसके अंदर सबमिट कर सकते हैं, वो सब मैं आपको इस सेशन के अंदर बताने वाली हूँ। ठीक है? सो इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर जो है वो अभी आपका प्रपोज़ल जो आपको सबमिट करना है, उसकी ड्यू डेट 30th ऑफ जनवरी है। यानी कि स्टार्ट होने की 15 जनवरी से ये शुरू हो चुका है ऑलरेडी, जो आपको प्रपोज़ल सबमिट करना है और 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। स्पेशली इसके अंदर मेंशन किया गया है कि 30 जनवरी के बाद किसी का भी प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देन अनाउंसमेंट ऑफ अवार्ड, जिसका प्रपोजल सिलेक्ट होगा उनकी अनाउंसमेंट 27 फरवरी को की जाएगी और आपको जो फंड दिया जाएगा आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपके प्रोग्राम के लिए, वो फंडिंग आपको 15 अप्रैल को अवार्ड कर दी जाएगी और ये 2 साल तक आपके पास अवेलेबल रहेगी। प्रोग्रेस रिपोर्ट ड्यू डेट 1 जुलाई 2026 को आपको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट कि आपने रिसर्च के अंदर कितना क्या काम किया वो देना होगा। देन उसके बाद में एक मिड टर्म रिव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि आप जब आधा टाइम बीत जाएगा साल का, तो तब आपको एक रिव्यू सबमिट करना होगा, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट एक तरीके से, जैसे पीएचडी में होता है कि आप अपना शोध कहाँ तक कर चुके हैं, जो सरकार आपको पैसा दे रही है आप उसका सही तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी। देन एक एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है 29 जनवरी को।
एंड देन फाइनल रिपोर्ट आपको 31 मार्च 2028 को 2028 को सबमिट करनी है, ठीक है। आप इसको लेके अप्लाई कहाँ पे कर सकते हो? ये एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, IKS रिसर्च इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। इवन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि आपसे जो आजकल आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या किसी के लिए भी इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। इसको लेकर के यूनिवर्सिटीज़ के पाठ्यक्रम के अंदर अलग-अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, अलग-अलग तरीके के इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। तो इस वेबसाइट पे जाके IKS रिसर्च @IKSindia.organization आप अप्लाई कर सकते हो। 15 जनवरी से ये ऑनलाइन अवेलेबल हो चुका है इसके फॉर्म वगैरह। देन इसके अंदर ये सारा आपको इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम है क्या। तो यहाँ पे आप देखिए अलग-अलग तरीके के किस तरीके से भारत में स्कीम्स को लेके, पॉलिटिकल साइंस को लेके, ज्योग्राफी को लेके, मैथ्स को लेके, संस्कृत भाषा को लेके, मेडिसिन्स को लेके किस-किस तरीके के जो है वो भारत के अंदर एक रिच संस्कृति उसकी है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये एनईपी 2020 के अंदर जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या जिसमें अंतर्विषयक ज्ञान को बढ़ावा देने की बात की गई थी, तो उसी के तहत बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आती है ये आपकी भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग या इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन। देन ये है फंडिंग के बारे में। तो ये आप अगर इस पे जाओगे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर जो ये रिसर्च प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है, आपको फंडिंग किस किस तरीके से मिलने वाली है। बेसिकली आप जो प्रपोजल इसके तहत सबमिट करोगे उसका मेन मोटिव या प्रपोजल बनाते हुए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे एक्सेप्ट होगा वो। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली जो है वो चीज़ लिखी गई है, फंडिंग रिसर्च मे बी इवेंचुअली लीड टू डीपर अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स और टू द सॉल्यूशन टू कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स इन इज द टॉप प्रायोरिटी। कि आज के समय पे जो भी कंटेम्प्रेरी समस्याएं, समकालीन समस्याएं है भारत के अंदर, चाहे वो मेडिसिन में हो चाहे वो किसी में भी हो, उसका सोल्यूशन कोशिश करना है कि आपका प्रपोजल ये करे कि उन समस्याओं का समाधान जो है, सोल्यूशन जो है वो आप भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारत के इतिहास में, भारत के साहित्य में खोजने की कोशिश करोगे। तो वो एक आपका सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की तरफ ओरिएंटेड होना चाहिए आपका रिसर्च प्रपोजल, तो उसको एक्सेप्ट करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब कुछ-कुछ इसके अंदर टॉपिक्स भी दिए गए हैं जिनको लार्जली एक्सेप्ट किया जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कौन-कौन से टॉपिक दिए गए हैं। ये एक कोलैबोरेटिव यानी कि सहयोग में एंड इन्वॉल्व ट्रेडिशनल स्कॉलर्स, ठीक है। तो जिसमें आप जो आपके जैसे मैंने बताया कि बोध है, सोम है, शुक्र है, इन्होंने क्या-क्या बोला है, इनके बारे में ट्रेडिशनल स्कॉलर्स के जो है वो एक कोलैबोरेटिव हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो आज के टाइम पे महाभारत पे, संस्कृत पे या किसी और भारतीय ज्ञान परंपरा पे रिसर्च कर रहे हैं, तो वो एक कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके तहत दिया जाएगा। देन ये कुछ जो है आप देखोगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए, जैसे वैदिक फिलोसॉफिकल एंड कॉग्निटिव साइंसेस, जैसे आपका अब यूजीसी के अंदर भी पेपर 1 के अंदर इंडियन लॉजिक सिस्टम भी आना शुरू हो गया है ना? तो वो इसी का भाग है कहीं न कहीं। देन हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल साइंस, भारत में सभ्यता विभाग किस तरीके से एक रिच रहा है। ये कुछ कैटेगरीज़ दी गई है, ठीक है? ऐसे ही कंटेम्परेरी सोशल कल्चरल साइंस है। मैथमेटिकल, फिजिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस जो कि बहुत रिच रही है, आजकल इसको लेके तो बहुत सारे ऐप्स वगैरह भी बनते हैं। ग्रहों की उपस्थिति या उनकी डायरेक्शन, उनकी दिशाएँ किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। देन स्पीच एंड लिंग्विस्टिक का इतिहास भारत में कैसे रिच रहा है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक साइंस यानी कि राजनीतिक और अर्थशास्त्र विभाग, उसके तहत आपका प्रपोजल लार्जली इस थीम से मैच करता हो। मेडिकल हेल्थ साइंस से मैच करता हो। देन culinary न्यूट्रिशनल एंड फार्माकोलॉजिकल साइंसेज, द्रव्य गुण संयोग विभाग। देन एग्रीकल्चरल साइंसेज, भारत में कृषि का इतिहास, हमेशा से एक कृषि आधारित देश रहा है भारत, और ये तो सदियों से जो है वो चली आ रही है, ठीक है। तो उसको लेकर के एनिमल हस्बेंड्री को लेके, परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेकर के, ये भी हमारे यहाँ पे कितने ही तरीके के आर्ट्स, चाहे वो आपका कोई कला बनानी हो, कोई पेंटिंग बनानी हो, मोज़ाइक्स बनाना हो, देन कुछ भी हो, तो वो बहुत रिच रहा है। अलग-अलग इवन मल्टीपल प्रेज़ेंस है भारत के अंदर। तो उसको लेकर के आपका अगर रिसर्च प्रपोज़ल है, मैकेनिकल, डिजिटल डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, उस उनके रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप कैसे उनका सॉल्यूशन पुरानी ज्ञान परंपरा से ढूँढ सकते हो, कैसे रिलेट कर सकते हो। देन सिविल एंड आर्किटेक्चरल साइंसेज़, वास्तु विभाग हो गया। वास्तु को तो भारत में बहुत ज़्यादा मानते हैं, घर बनवाते, कोई भी इंफ्रा बनवाते हुए, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखा जाता है। देन फाइन आर्ट्स एंड स्कल्पचर हो गया, केमिकल, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंसेज हो गया, फैशन एंड इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया। देन एजुटेनमेंट साइंसेज हो गया, शैक्षणिक क्रीडनियक विभाग, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके 16 सब्जेक्ट्स दिए गए। अब देखो ऊपर क्या लिखा गया है कि इसमें 10 हाई क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल होने चाहिए हर एक एरिया के अंदर, बट
अगर इनको लगता है कि हर एरिया के अंदर ये 10-10 रिसर्च प्रपोज़ल सिलेक्ट करेंगे, बट इनको लगता है कि किसी रिसर्च एरिया में अच्छा प्रपोज़ल, फाइन क्वालिटी का रिसर्च नहीं आया, तो हो सकता है ये 10 से कम भी करें। मानो किसी के अंदर इनको लगा कि अप टू द मार्क सिर्फ 2 या 3 प्रोजेक्ट्स ही आए हैं, तो वो सिर्फ उन 2 या 3 प्रोजेक्ट्स को ही सिलेक्ट करेंगे और बाकी के प्रोजेक्ट्स को इसके अंदर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो वो एक स्टैंडर्ड याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपको कॉम्पिटिटिव नहीं होना, यानी कि दूसरे से अच्छा नहीं होना चाहिए, आपका सबसे बेहतरीन होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में आपको फंडिंग बता देती हूँ कि फंडिंग जो है यहाँ पे आपको अप टू दी 20 लैक्स ओवर 2 इयर्स, यानी कि 2 साल का प्रोजेक्ट रहेगा, 2 साल में आपको रिसर्च करना है, रिसर्च प्रोजेक्ट इस पे सबमिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। आप उसके लिए रिसर्च असिस्टेंट हायर कर सकते हो, एसोसिएट रिसर्चर हायर कर सकते हो आपकी हेल्प करने के लिए, फील्ड कराने के लिए, डाटा आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड 25 लाख तक की आपको फंडिंग मिलेगी जो 2 साल तक आपको अवेलेबल रहेगी, ठीक है। देन उसके बाद में है कि कौन-कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ-कुछ क्राइटेरिया दिया गया कि कौन-कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि कोई भी फैकल्टी मेंबर है किसी भी गवर्नमेंट सरकारी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, शैक्षणिक संस्था के अंदर, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, यानी कि अगर आप प्राइवेट में भी, निजी में भी काम करते हो बट वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट मान्यता देती है, तो आप इस प्रपोजल के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आचार्य हो, गुरुकुल है, पाठशाला है, कहीं पे भी अगर आप गवर्नमेंट टीचर के रूप में हो, और कम से कम विद अ मिनिमम ऑफ, ये आपने जरूर याद रखना है कि आपका मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग और लर्निंग में होना चाहिए, ठीक है। देन फैकल्टी मेंबर्स आपके गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो और या फिर गवर्नमेंट फंडेड लैब में काम करते हो, एनजीओ से एफिलेटेड हो, ट्रस्ट हो, फाउंडेशन हो, आचार्य हो, ठीक है, विद अ मिनिमम ऑफ 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में, यानी कि जो मेन होंगे, और ये है कि जो को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होंगे उस रिसर्च प्रपोजल में, उनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। कोलैबोरेटिव भी हो सकता है, यानी कि 2 लोग मिलके भी कर सकते हैं, कोई एनजीओ भी कर सकती है, कोई फाउंडर्स भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडेशंस वगैरह हो गई, तो वो सब कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। देन ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन सोलली वर्किंग, जो अकेले काम कर रही हैं किसी फील्ड में, वो भी इस रिसर्च प्रपोजल के लिए अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे स्पेशली लिखा गया इंडिपेंडेंट रिसर्चर विदाउट एन इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशंस, कि आप किसी संस्था से जुड़े हुए नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट इफ यू आर रिलेटेड टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था से रिलेटेड हो या शैक्षणिक संस्था से रिलेटेड हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप एफिलिएटेड नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। देन हु हैव बीन फंडेड बाय आईकेएस डिवीजन, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम विभाग के द्वारा पहले किसी ना किसी रिसर्च प्रपोजल आपको फंडेड किया गया है, या आप एफिलिएटेड हो इसके किसी भी प्रोग्राम से, ठीक है, अर्लियर राउंड पहले जो इसने प्रोग्राम निकाले थे उनसे एफिलिएटेड हो, तो आप दोबारा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो यहाँ पे, ठीक है। तो और कोई ट्रेडिशनल स्कॉलर्स वगैरह हो गए तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिसंस, ठीक है, कोई जैसे मानो किसी का सिंपल, जैसे बुनकर होते हैं, साड़ी बनाते हैं, या कोई आपका किसी और तरीके का कोई ट्रेडिशनल काम है, आर्टिसंस हैं जो शिल्पकार होते हैं बेसिकली, तो वो को उसके अंदर जो है वो बन सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर। देन उसके बाद में जो है वो आपका जो ये रिसर्च अवार्ड्स फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट आर 5 to 10 lakhs एंड अ मैक्सिमम अवार्ड विल बी 25 लाख, यूजुअली 5 से 10 लाख, बट मैक्सिमम अप टू 25 लाख आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा सकता है, ठीक है। डेडलाइन मैंने आपको बता दी है कि 30 जनवरी है डेडलाइन अगर आपको अप्लाई करना है, और इसी के नीचे जो है वो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सिंगल पेज में, कवर पेज, प्रपोजल, बजट पेज, पीआई को पीआई रिज्यूमेस, यानी कि जो भी इसके अंदर मेन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या को इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता है उनका रिज्यूमे इसके अंदर होना चाहिए, उनके सिग्नेचर, जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। सबमिशन कैसे करना आपने वो भी बताया गया है, बजट कैसे कैसे अलोकेट होगा दैट इज ऑल्सो टोल्ड हियर, सैलरी वगैरह, सप्लाईज, इक्विपमेंट, किन किन चीज़ों पे आप उस फंड को यूज़ कर सकते हो वो सब आपको बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। आप जो प्रपोजल भेजोगे उसका रिव्यू कैसे होगा, मतलब आप ऐसे क्लेम नहीं कर सकते कि भैया मेरा क्यों नहीं सिलेक्ट किया। एक प्रॉपर कमेटी बनाई जाएगी, 2 फेज पीयर रिव्यू, क्या होता है ब्लाइंड रिव्यू एक तरीके से, कि वो एनोनिमसली किसी को भेजा जाएगा और वो उस पर रिव्यू करके कि स्टैंडर्डाइज है या नहीं है, जिनको भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान है तो वो आपका प्रपोजल की क्वालिटी को बताएंगे। और शॉर्टलिस्ट पेपर प्रपोजल्स जो भी होंगे वो फेज 1 में, वो दोबारा से इवैल्यूएशन के लिए फेज 2 में भेजे जाएंगे। एक बार फिर से आपके एक्सपर्ट्स उसके ऊपर अपनी राय देंगे, और जब ये 2 फेजेस से गुजर जाएगा तभी आपकी लिस्ट को जारी किया जाएगा कि आपका प्रपोजल जो है वो इस रिसर्च प्रपोजल के कॉन्टेक्स्ट में सिलेक्ट होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो थी सारी की सारी इस प्रपोजल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि कितना प्रपोजल क्या आपका होना चाहिए। देन
एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसका वेट ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे करते हैं। अभी इवन जो एग्ज़ाम हुआ था आपका कट ऑफ आया भी नहीं है, जो आपकी प्रोविज़नल आंसर की है वो अभी रिलीज़ की गई है, तब भी स्टूडेंट्स के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि मैम आप लोग गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम कब इंट्रोड्यूस कर रहे हो? सो वी हैव फाइनली इंट्रोड्यूस्ड एंड लॉन्च्ड आवर गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम। जिन स्टूडेंट्स को पता है उनको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट्स नए हैं जो अब की बार ही अप्लाई करना चाह रहे हैं या अब की बार ही जून 2026 के एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपकी बता देती हूँ। सो बेसिकली ये गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम क्या होता है? देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म ना आपको गारंटी नहीं देगा इस चीज़ की कि हम आपका एग्जाम जो है वो क्रैक कराएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक आपको दे रहा है। मतलब अगर आपका या तो एग्जाम होगा और नहीं होगा तो आपको आपके पैसे वापस दिए जाएंगे। अब आप बोलोगे मैम इतनी श्योरिटी कैसे ले सकते हो? मैं उसके कुछ कुछ फीचर्स आपको बता देती हूँ। सारे भी बताऊंगी, बट सबसे पहले तो है जैसे सिद्धि है, इसके अंदर लाइव क्लासेस वगैरह तो होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, मेंटरशिप सेशंस, ठीक है, वो इसके अंदर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, वीकली रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी। एक नया फीचर जो अब की बार हमने लॉन्च किया है दैट इज सिद्धि, सिलेबस इंटीग्रेटेड डायग्रामेटिकली डिटेल्ड हाई यील्ड इन इन्फोग्राफिक्स। मतलब आपको जैसे होता है ना कि कुछ भी चीज़ याद रखने में विजुअली प्रेजेंट है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है। तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, डाटा होंगे, कोई कॉन्सेप्ट होगा, वो आपको ऐसे पिक्चर के जैसे आप स्कूल बुक्स में पढ़ते थे ना, कोई भी थ्योरी है, ठीक है, कोई भी इंडियन लॉजिक जैसे पेपर 1 का है, वो सारी चीज़ें आपको ऐसे पिक्चर फॉर्म में बना के उन कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा ताकि आपको याद रखने में बहुत आसानी हो। ये देखो जैसे ऐसे डिफरेंसेस आपको प्रॉपर येस नो के फॉर्म में ऐसे डिफरेंसेस उन पिक्चर्स के माध्यम से याद कराने की कोशिश की जाएगी। देन इसके अंदर अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो आपको सबसे बड़ी टेंशन है कि आपको अब आगे जॉब कैसे मिलेगी। टेक्स्ट बुक इज प्रोवाइडिंग यू योर फर्स्ट इंटर्नशिप। अगर आपका जेआरएफ इसके अंदर क्लियर हो जाता है तो आपको जो है वो कम से कम 3 महीने की इंटर्नशिप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ही देगा। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी, मेंटरशिप के रूप में मिलेगी, और उसके लिए टेक्स्ट बुक विल ऑल्सो पे यू, जहाँ पे आप 3 महीने में तकरीबन 1,20,000 रुपए यहाँ से उठा सकते हो, प्लस कैशबैक आपको मिलेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज, और जेआरएफ हो जाता है तो जेआरएफ तो है ही है आपके पास में, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। मेन फीचर्स कुछ कुछ बता देती हूँ, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बूस्टर कोर्स रहेगा, ठीक है, 7,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, पीडीएफ मिलेंगी, बुक्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, लास्ट मिनट रिवीजन कैप्सूल्स, यानी कि आपको शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत नहीं है, वो हम खुद आपको बना के देंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट यहाँ पे रहेंगे, पास एलिट, अच्छा जो क्वेश्चंस जो स्टूडेंट अलग से लेते हैं ना, वो पास एलिट भी आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। मेंटरशिप सेशंस होंगे आपके महीने में 2 बार, यानी कि हम खुद जो है वो आपको मेंटरशिप कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, क्या चीज़ प्रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो महीने में 2 बार हम लोग आपसे 1-to-1 लाइव जो है वो मिलेंगे। देन एक चीज़ यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, एक प्रायोरिटी मेंटरशिप बैच, एक स्टैंडर्ड मेंटरशिप। स्टैंडर्ड में आपको एक मेंटर कॉमनली प्रोवाइड कराया जाएगा जीएसपी स्टूडेंट्स को, और प्रायोरिटी में आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है। तो इसका सिर्फ आपका 500 रुपीज़ ज़्यादा है प्रायोरिटी मेंटरशिप बैच का, अदरवाइज सारे फीचर्स कॉमन है। तो ये इतने सारे चीज़ें हैं आप लोग आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और बट अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप ना नीचे टिकर पे एक नंबर दिया गया है, उस पे कॉल करके बहुत इजीली आप ये सारे फीचर क्या है क्या नहीं है पता कर सकते हो। देन आपको अगर समझ में आ जाता है, ये एक सेशन भी लिया हमने यूट्यूब पे, आप जाके उसको देख सकते हो, सारी एक एक चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस की गई है, क्या क्या मिलेगा आपको। देन आप जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक लिंक दिया गया है, वहां पे लिंक पे क्लिक करते हो डायरेक्टली एनरोल भी कर सकते हो आप इसके अंदर। तो ये गारंटी हमारी है कि एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आपको आपका पैसा जो है वो वापस दे दिया जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, किरण मैम टेक्स्ट बुक। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन ग्रुप है, यू कैन कनेक्ट टू मी, यू कैन आस्क योर क्वेरीज, योर क्वेश्चन आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। And for more information and for more such videos please do subscribe the channel also। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी कमेंट्स हैं, आप वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी मेरी पॉलिटिकल साइंस एंड पॉवेड की क्लासेस की टाइमिंग है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टाइमिंग है, 1 बजे दिन में यूट्यूब पे होती है, 1:45 पे मास्टर क्लास जो कि ऐप पे होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, और पॉलिटिकल साइंस की क्लास 5 बजे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे होती है, ठीक है। 7 बजे पॉलिटिकल साइंस की मास्टर क्लास होती है ऐप के ऊपर, इन्हीं तीनों दिन। सो
दैट वाज इट अबाउट इट। एंड जिन भी स्टूडेंट्स को जीएसपी में करना है, ये अगेन जो पहले स्टूडेंट थे पता होगा, बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता है, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लॉन्च किया जाता है बिकॉज वी हैव लिमिटेड सीट्स इन इट। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं दे कैन एनरोल योर सेल्फ क्विकली। एंड आप कूपन कोड क्या यूज करना, आपने ये कूपन कोड लिखा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, किरण मलिक इज द कूपन कोड, ठीक है। इससे आपको डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो विजिबल हो जाएगा। सो दैट वाज इट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन।